जरा सोचिए, अगर रोजमर्रा के मसालों की कीमत अचानक 100 रुपए से बढ़कर सीधे 1000 रुपए किलो हो जाए। सीधा 10 गुना उछाल। बिल्कुल 10 गुना। ऐसी स्थिति में कोई भी सामान्य इंसान शायद मसाले खरीदना ही छोड़ देगा, है ना? जाहिर सी बात है। लेकिन 15वीं सदी के यूरोप में जब ठीक यही स्थिति पैदा हुई, तो उन्होंने मसालों के बिना जीना स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। हाँ, और यही इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सही कहा। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे पास द शील्ड आईएएस द्वारा तैयार किए गए कुछ बेहद विस्तृत और शानदार नोट्स हैं। जी। हमारा उद्देश्य ये समझना है कि कैसे भारत में यूरोपीय शक्तियों, खासकर पुर्तगालियों और डचों का प्रवेश हुआ। हम इस बात की गहराई में उतरेंगे कि कैसे महज व्यापार करने के इरादे से आए लोग धीरे धीरे पूरे देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने लगे। यह एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक मोड़ है। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि भारत का यूरोप के साथ व्यापार कोई रातों रात शुरू हुई घटना नहीं थी। मतलब ये पहले से चल रहा था? बिल्कुल। रोमन साम्राज्य के समय से ही, यानी लगभग 2000 साल पहले से भारत और यूरोप के बीच मसालों, रेशम और कीमती पत्थरों का व्यापार एक स्थापित सिल्क रूट के जरिए चल रहा था। अच्छा। हाँ। तो असली सवाल यह है कि 15वीं सदी में ऐसा क्या बुनियादी बदलाव आ गया कि यूरोपीय देशों को अचानक एक नए, अनजान और खतरनाक समुद्री रास्ते की तलाश करने पर मजबूर होना पड़ा। यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। ये तो मुझे आज के सप्लाई चेन क्राइसिस जैसा लगता है, जैसे कुछ समय पहले स्वेज नहर में एक विशाल जहाज फंस गया था। हाँ, और पूरी दुनिया का व्यापार कुछ दिनों के लिए ठप हो गया था। बिल्कुल। लेकिन 15वीं सदी का वो संकट शायद कहीं ज्यादा बड़ा था। साल 1453 में, मतलब 1453 में, ऐसा क्या हुआ जिसने यूरोप में इतनी बड़ी आर्थिक उथल-पुथल मचा दी? उस संकट की जड़ें दरअसल 1453 की एक युगांतरकारी घटना में छिपी हैं। तब ऑटोमन साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया था। कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी जिसे आज हम इस्तांबुल कहते हैं। एकदम सही। और कॉन्स्टेंटिनोपल कोई साधारण शहर नहीं था। यह एशिया और यूरोप के बीच जमीनी व्यापार का मुख्य दरवाजा, या यूं कहें कि एक चोक पॉइंट था। चोक पॉइंट से आपका मतलब है कि सारा व्यापार वहीं से होके गुजरता था? जी। इस कब्जे से पहले भारत से मसाले अरब व्यापारियों के पास जाते थे, फिर वहां से ऑटोमन क्षेत्रों से होते हुए वेनिस और जेनुआ जैसे इतालवी शहरों तक पहुंचते थे। तो बीच में कई सारे लोग शामिल थे। हाँ, और इस लंबी आपूर्ति श्रृंखला में हर बिचौलिया अपना भारी मुनाफा जोड़ता था। लेकिन ऑटोमन साम्राज्य के कब्जे के बाद रास्ता बंद हो गया? या तो रास्ता पूरी तरह से बाधित हो गया, या फिर टैक्स इतने अधिक बढ़ा दिए गए कि यूरोप में बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक बहुत गंभीर संकट पैदा हो गया। अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के इस संकट को थोड़ा सरल भाषा में समझें, तो इसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि यूरोप का जो स्वर्ण भंडार था वो तेजी से खाली हो रहा था। है ना? बिल्कुल। उनके पास भारत या पूर्वी देशों को निर्यात करने के लिए कोई विशेष उत्पाद नहीं था। तो उन्हें मसालों के बदले अपना बहुमूल्य सोना और चांदी देना पड़ रहा था। सही कहा। और इसके अलावा इतालवी शहर भी इस व्यापार पर एकाधिकार जमाकर बाकी यूरोप का आर्थिक शोषण कर रहे थे। तो स्पेन और पुर्तगाल जैसे उभरते हुए देशों के लिए ये स्थिति असहनीय हो गई होगी। हाँ, उन्हें वेनिस के इस मोनोपोली को भी तोड़ना था और ऑटोमन साम्राज्य के भारी भरकम टैक्स से भी बचना था। मतलब ये कोई नया भौगोलिक क्षेत्र खोजने का शौक नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये बिचौलियों को खत्म करके सीधे तौर पर 10 गुना सस्ता माल प्राप्त करने की एक बेहद जरूरी आर्थिक मजबूरी थी। और शायद इसी मजबूरी ने दुनिया के नक्शे पे कुछ बेहद अजीब फैसले करवाए। मैंने नोट्स में ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलिस का जिक्र देखा। उफ, ये संधि इतिहास की सबसे अनोखी संधियों में से एक है। इसे पढ़कर तो ऐसा लगता है जैसे स्पेन और पुर्तगाल ने पूरी दुनिया को एक केक की तरह आपस में बांट लिया हो। ये वाकई में इतिहास की सबसे दुस्साहसिक कूटनीतिक घटनाओं में गिनी जाती है। 1494 में हुई इस संधि के तहत पोप के आशीर्वाद से स्पेन और पुर्तगाल ने अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींच दी। एक काल्पनिक रेखा? बस ऐसे ही? हाँ, और ये तय किया गया कि इस रेखा के पश्चिम की सारी नई खोजी गई जमीन, चाहे वहां कोई भी रहता हो, वो स्पेन की होगी। और पूरब की सारी जमीन पुर्तगाल की? बिल्कुल। और इसी समझौते का सांस्कृतिक प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। वो कैसे? यही कारण है
कि दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में आज भी पुर्तगाली भाषा बोली जाती है, जबकि उसके आसपास के अधिकांश देशों में स्पेनिश। अरे वाह, ये तो एक बहुत ही दिलचस्प भौगोलिक तथ्य है। तो इसी समझौते के तहत पूरब की ओर यानी भारत का रास्ता खोजने की जिम्मेदारी पुर्तगालियों पर आई। जी, और ये कोई आसान काम नहीं था। हाँ, कई असफलताओं के बाद, जैसे बार्थोलोम्यू डियाज का अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक पहुंचना और कोलंबस का रास्ता भटक कर अमेरिका निकल जाना। कोलंबस तो असल में भारत ही खोज रहा था। बिल्कुल। और अंततः 1498 में वास्को डी गामा ने सफलता हासिल की। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस खोज का पूरा श्रेय सिर्फ यूरोपियन नेविगेशन को नहीं जाता। सही कहा आपने। मैंने पढ़ा है कि एक गुजराती नाविक ने इसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। ये एक ऐसा तथ्य है जिसे अक्सर यूरोपीय इतिहासकार नजरअंदाज कर देते हैं। जब वास्को डी गामा अपनी यात्रा के दौरान अफ्रीका के पूर्वी तट पर पहुंचा, तो उसकी मुलाकात वहां पहले से मौजूद भारतीय और अरब व्यापारियों से हुई। तो वो इलाका उनके लिए पूरी तरह से अनजान नहीं था? नहीं, वहीं एक अनुभवी गुजराती नाविक ने वास्को डी गामा को हिंद महासागर के मानसून चक्र के बारे में बताया। ओह, हवाओं के विज्ञान के बारे में? जी, और उसी के दिशा निर्देशन की मदद से 1498 में वास्को डी गामा केरल के कैलीकट तट पर सफलतापूर्वक उतर सका, जहाँ की स्थानीय शासक जमूरिन ने शुरुआत में उनका बहुत पारंपरिक तरीके से स्वागत भी किया था। बिल्कुल एक मेहमान की तरह। लेकिन वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचा तो उसने एक शांतिपूर्ण व्यापारी की तरह बर्ताव बिल्कुल नहीं किया। नोट्स बताते हैं कि वहां अरब व्यापारी पहले से ही मौजूद थे। हाँ, उनका वहाँ एक स्थापित नेटवर्क था। और पुर्तगालियों ने प्रतिस्पर्धा करने के बजाय उन पर हिंसक हमले शुरू कर दिए। मतलब ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई नया स्टार्टअप बाजार में आए और अपनी सर्विस बेहतर करने के बजाय अपने प्रतिद्वंदियों के गोदाम ही जला दे। एकदम सही। उन्होंने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विकल्प क्यों नहीं चुना? इस हिंसक रणनीति के पीछे दरअसल एक सोची समझी नीति थी। पुर्तगालियों को ये बहुत जल्दी समझ आ गया था कि सदियों से स्थापित अरब व्यापारियों के इस नेटवर्क को केवल आर्थिक प्रतिस्पर्धा से नहीं तोड़ा जा सकता। तो उन्होंने सीधे आतंक का रास्ता चुना। बिल्कुल। वास्को डी गामा के बाद आने वाले पुर्तगाली अभियानों ने जानबूझकर अरब जहाजों पर सीधे और बेहद क्रूर हमले किए। मैंने सुना है कि उन्होंने निहत्थे व्यापारी जहाजों को भी नहीं छोड़ा। व्यापारिक जहाज तो दूर की बात है, उन्होंने मक्का जाने वाले हज यात्रियों के जहाजों को भी डुबो दिया था। ये तो बहुत ही भयानक है। उनका स्पष्ट उद्देश्य हिंद महासागर में एक ऐसा खौफ पैदा करना था जिससे कोई भी उनके एकाधिकार को चुनौती देने की हिम्मत न कर सके। और इसी खौफ को एक सिस्टम का रूप देने के लिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की। जी, ब्लू वाटर पॉलिसी। मैंने इस काटा सिस्टम के बारे में विस्तार से पढ़ा है। जितना मैं समझ पाई हूँ, ये किसी आधुनिक टोल टैक्स या फिर यूं कहें कि किसी समुद्री माफिया की वसूली जैसा था। ये तुलना काफी सटीक है। मतलब अगर आपके पास ये परमिट नहीं है तो आपका जहाज सुरक्षित नहीं है। क्या ये सिस्टम वास्तव में इतना ही निरंकुश था? ये वास्तव में राज्य द्वारा प्रायोजित समुद्री डकैती और वसूली का ही एक रूप था। बाप रे। ब्लू वाटर पॉलिसी का मूल सिद्धांत ये था कि जमीन पर महंगे किले और बड़ी सेना रखने के बजाय समुद्र के महत्वपूर्ण रास्तों पर नौसैनिक नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए। वही चोक पॉइंट्स वाली रणनीति। बिल्कुल। और कार्टाज एक लाइसेंस था जिसे खरीदे बिना कोई भी जहाज व्यापार नहीं कर सकता था। और अगर कोई बिना कार्टाज के पकड़ा जाता तो पुर्तगाली बेड़े उसे लूट लेते और उसके चालक दल को या तो मार डालते या फिर बंदी बना लेते थे। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। ये परमिट सिस्टम मुगलों जैसे विशाल साम्राज्य पर भी लागू होता था। जी हाँ, मुगलों पर भी। जमीन पर मुगल सेना तो अजेय मानी जाती थी, फिर भी उन्हें समुद्र में उतरने के लिए पुर्तगालियों से अनुमति लेनी पड़ती थी। एक इतना छोटा यूरोपीय देश इतने बड़े भूभाग और समुद्र को केवल डराकर कैसे नियंत्रित कर रहा था? इस विरोधाभास का उत्तर उनकी तकनीकी और भौगोलिक संरचना में छिपा है। पुर्तगालियों ने कैरावेल नाम के बहुत ही उन्नत जहाज बनाए थे। कैरावेल, इनकी क्या खासियत थी? ये न केवल बहुत तेज थे, बल्कि उन पर भारी तोपें भी स्थापित की जा सकती थीं। दूसरी ओर मध्य पूर्व के देशों में बड़े रेगिस्तान होने के कारण लकड़ी की भारी कमी थी। अच्छा, तो उनका जहाज निर्माण उद्योग पिछड़ गया था। बिल्कुल। और मुगलों की बात करें तो उनकी पूरी सैन्य सोच जमीन, घुड़सवारों और हाथियों तक ही सीमित थी। मतलब उन्होंने कभी एक मजबूत नौसेना बनाने की जरूरत ही महसूस नहीं की। एकदम सही।
इसी तकनीकी श्रेष्ठता का लाभ उठाकर 1509 के बैटल ऑफ द्यू में पुर्तगालियों ने मिस्र, गुजरात और वेनिस की संयुक्त नौसेना को पूरी तरह नष्ट कर दिया। संयुक्त नौसेना को? हाँ, और अगले 100 सालों के लिए समुद्र पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। समंदर पर कब्जा होने के बाद धीरे धीरे जमीन पर भी उनके कदम पड़ने लगे। 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया। जी, ये उनका जमीन पर पहला बड़ा कब्जा था। इसके बाद उन्होंने जो नीतियां अपनाई वे केवल सैन्य नहीं बल्कि गहराई से सांस्कृतिक भी थीं। उदाहरण के लिए अल्बुकर्क ने अपने सैनिकों को स्थानीय भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। क्या ये केवल अपनी आबादी बढ़ाने का एक तरीका था? ये एक बहुत ही रणनीतिक कदम था। पुर्तगाल की अपनी आबादी बहुत कम थी और इतने दूर स्थित साम्राज्य को चलाने के लिए वे लगातार यूरोप से लोग तो नहीं ला सकते थे। जाहिर है वो सफर भी बहुत लंबा और खतरनाक था। इसीलिए स्थानीय महिलाओं से विवाह को बढ़ावा देकर उन्होंने एक लुसू इंडियन समुदाय का निर्माण किया। लुसो इंडियन? जी, ये समुदाय सांस्कृतिक और वफादारी के मामले में पुर्तगाली राजा से पूरी तरह जुड़ा हुआ था। इसी के साथ उन्होंने भारत में नई कृषि फसलें भी पेश की, जैसे कि आलू और टमाटर। बिल्कुल, आलू, टमाटर, काजू और तंबाकू जैसी चीजें जो आज भारतीय खानपान का अभिन्न अंग हैं, वे दरअसल पुर्तगालियों की ही देन है। ये तो बहुत ही कम लोगों को पता होगा। और इसके अतिरिक्त वे भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस भी लेकर आए थे। खैर, ये सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक उजला पहलू है, लेकिन नोट्स इनके एक बेहद स्याह और हिंसक पक्ष को भी उजागर करते हैं। इंक्विजिशन। ओह, गोवा का इंक्विजिशन। हाँ, इसे पढ़कर ऐसा लगता है कि ये कोई साधारण धार्मिक अदालत नहीं थी, बल्कि एक बेहद क्रूर प्रणाली थी। ये अदालतें जमीनी स्तर पर काम कैसे करती थीं? ये वास्तव में औपनिवेशिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। ये एक धार्मिक न्यायाधिकरण था। इसका मुख्य काम क्या था? इसका मुख्य काम ये सुनिश्चित करना था कि जिन लोगों का बलपूर्वक या प्रलोभन से धर्मांतरण किया गया है, वे छुपकर अपने पुराने धर्म का पालन ना कर रहे हों। मतलब अगर किसी पर शक हो जाए तो? यदि किसी पर भी गुप्त रूप से हिंदू या मुस्लिम परंपराओं का पालन करने का जरा सा भी संदेह होता, तो इन अदालतों द्वारा उन्हें भयानक यातनाएं दी जाती थीं। बहुत ही खौफनाक। और कई बार तो उन्हें बीच चौराहे पर जिंदा जला दिया जाता था। इस अत्यधिक धार्मिक असहिष्णुता ने स्थानीय आबादी के मन में पुर्तगालियों के प्रति एक स्थायी नफरत पैदा कर दी, जो आगे चलकर उनके लिए नुकसानदायक साबित हुई। बिल्कुल, ये उनके साम्राज्य के कमजोर होने का एक बहुत बड़ा कारण बनी। पतन की बात करें तो एक और ऐतिहासिक घटना है जो बहुत चौंकाती है। 1661 में बॉम्बे का दहेज में दिया जाना। हाँ, बॉम्बे शहर का। पुर्तगाल के राजा ने अपनी बेटी की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की और आज जो भारत की आर्थिक राजधानी है, उस पूरे बॉम्बे द्वीप को महज एक उपहार के रूप में सौंप दिया। जी बिल्कुल, एक गिफ्ट की तरह। अगर पुर्तगाली इतने ही शक्तिशाली थे कि वो पूरे के पूरे शहर दान में दे रहे हैं, तो फिर उनका इतना बड़ा साम्राज्य ढह कैसे गया? उनका पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ था। क्या केवल धार्मिक कट्टरता ने उन्हें डुबोया या कोई संस्थागत विफलता भी थी? इसमें कई संरचनात्मक विफलताओं का हाथ था। सबसे पहली बात, उनका पूरा प्रशासन, जिसे एस्तादो दा इंडिया कहा जाता था, वो भयंकर रूप से भ्रष्ट हो चुका था। भ्रष्टाचार ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया। हाँ, पुर्तगाली अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य संस्थागत व्यापार का विकास करना नहीं था। उनका लक्ष्य बस अपने कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत संपत्ति इकट्ठा करना था, बस अपनी जेबें भरना। बिल्कुल। दूसरा कारण यह था कि मुगलों की बढ़ती जमीनी ताकत के कारण वे कभी भारत के भीतरी हिस्सों में प्रवेश ही नहीं कर पाए, तो वो केवल तटों तक ही सीमित रह गए। सही कहा। और सबसे बड़ा भू राजनीतिक झटका तब लगा जब 1580 में पुर्तगाल खुद स्पेन के अधीन हो गया। अच्छा, इसे इबेरियन यूनियन कहा जाता है ना? जी, इसके कारण उनके संसाधन बढ़ गए और भारत पर से उनका ध्यान पूरी तरह हट गया। और इसी सत्ता के खालीपन का फायदा उठाने के लिए एक नए और बेहद चतुर खिलाड़ी की एंट्री होती है, डच। हाँ, डचों का आगमन। अद पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने एक बिल्कुल नए आर्थिक मॉडल से क्रांति ला दी। एक ऐसा मॉडल जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे वीओसी कहा जाता है, उसकी स्थापना हुई। इसे दुनिया की पहली आधुनिक कॉरपोरेशन माना जाता है। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वीओसी ने वैश्विक व्यापार के पूरे ढांचे को ही बदल कर रख दिया। वो कैसे? पुर्तगाली जहां सामंती और राज्य नियंत्रित मानसिकता से काम कर रहे थे, वहीं डचों ने दुनिया के सामने जॉइंट स्टॉक कंपनी या शेयर होल्डिंग का कॉन्सेप्ट पेश किया। अगर हम इस शेयर होल्डिंग मॉडल के मैकेनिज्म को गहराई से समझें
तो उस समय के आम लोगों को इस बात के लिए कैसे राजी किया गया कि वो एक ऐसी खतरनाक समुद्री यात्रा में अपना पैसा लगाएं? जो शायद कभी वापस ही ना आए। हाँ, मतलब उस समय तो जहाजों का डूबना बहुत आम बात थी। यहीं पर डचों की सबसे बड़ी प्रतिभा सामने आती है। उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट को समझ लिया था। जोखिम प्रबंधन। जी, पहले क्या होता था कि कोई अमीर व्यापारी एक जहाज तैयार करता था। अगर वो जहाज समुद्र में डूब गया तो वो व्यापारी पूरी तरह दिवालिया हो जाता था। सारा पैसा एक ही जहाज में लगा होता था। बिल्कुल। डचों ने आम जनता से कहा कि आप एक जहाज में बड़ा निवेश करने के बजाय 100 जहाजों के बेड़े में छोटे-छोटे शेयर खरीदें। अरे वाह, इससे तो जोखिम पूरी तरह बट गया। सही कहा। अगर 100 में से 10 जहाज डूब भी गए तो बाकी 90 जहाज इतना मुनाफा ले आते थे कि नुकसान की भरपाई आसानी से हो जाती थी। ये तो आज के म्यूचुअल फंड्स जैसा है। एकदम सही तुलना है। इसके जरिए उन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में पूंजी इकट्ठा कर ली जिसकी कल्पना भी उस समय कोई राजा नहीं कर सकता था। ये बहुत ही शानदार विचार था। और ये कोई साधारण कंपनी नहीं थी जो सिर्फ माल खरीदती और बेचती हो। बिल्कुल नहीं। नोट्स के अनुसार डच सरकार ने वीओसी को युद्ध करने, दूसरे देशों के साथ संधियां करने, अपने खुद के सिक्के ढालने और किले बनाने के संप्रभु अधिकार दिए हुए थे। इसे आज के संदर्भ में समझना हो तो ये ऐसा है जैसे किसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी, मान लीजिए एप्पल या टेस्ला, के पास 50,000 कर्मचारियों की अपनी एक निजी कॉरपोरेट सेना हो। एक प्राइवेट आर्मी? ये तो बहुत ही डरावना विचार है। डचों की ये कॉरपोरेट मशीनरी इतनी व्यवस्थित थी कि यह अपने निवेशकों को लगातार 40% तक का भारी भरकम डिविडेंड देती थी। 40%? ये तो बहुत बड़ा मुनाफा है। हाँ, भारत में उन्होंने 1605 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। और फिर पुर्तगालियों को बाहर करना शुरू किया। जी, धीरे धीरे एक सुव्यवस्थित रणनीति के तहत उन्होंने पुर्तगालियों को तटीय इलाकों से खदेड़ना शुरू कर दिया। पुर्तगाली व्यक्तिगत लाभ और धार्मिक कट्टरता में उलझे थे, जबकि डचों का एकमात्र लक्ष्य मुनाफा और व्यापारिक दक्षता था। तो ये तो ऐसा लगता है जैसे डच कंपनी उस समय अजेय बन चुकी थी। दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉर्पोरेट मॉडल, बेशुमार पैसा और अपनी खुद की विशाल सेना। जाहिर तौर पर वे उस समय की सबसे बड़ी ताकत हैं। लेकिन फिर एक सवाल उठता है जो थोड़ा हैरान करता है। अगर वे इतने ही सफल और व्यवस्थित थे तो अंततः भारत में वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने टिक क्यों नहीं पाए? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। उन्होंने भारत से पूरी तरह वापसी क्यों कर ली? देखिए, डचों की भारत से वापसी उनकी किसी तत्काल कमजोरी का परिणाम नहीं थी। ये उनकी रणनीतिक प्राथमिकता का एक सोचा समझा फैसला था। रणनीतिक प्राथमिकता मतलब उन्होंने जानबूझकर भारत छोड़ा? जी, डचों ने व्यापार के दौरान ये गणित लगा लिया था कि सूती कपड़े और कुछ अन्य वस्तुओं का व्यापार भारत में लाभदायक तो है, लेकिन असली मुनाफा कहीं और था। बिल्कुल। मसालों, विशेषकर जायफल, लौंग और जावित्री का असली और सबसे बड़ा मार्जिन इंडोनेशिया में था, जिसे तब ईस्ट इंडीज कहा जाता था। अच्छा, तो उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट कर लिया। हाँ, उन्होंने जानबूझकर अपने संसाधनों और सैन्य बल को भारत से हटाकर पूरी तरह से इंडोनेशिया में केंद्रित कर दिया। लेकिन भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ा? मैंने नोट्स में एक युद्ध का जिक्र देखा जिसने डचों के अजेय होने का भ्रम तोड़ दिया था। 1741 का बैटल ऑफ कोलाचल। कोलाचल का युद्ध यूरोपीय औपनिवेशिक इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एक छोटी सी क्षेत्रीय रियासत त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने इतनी बड़ी और आधुनिक कॉरपोरेट सेना को कैसे हरा दिया? युद्ध की यह रणनीति क्या थी? डचों को अपनी नौसैनिक शक्ति पर बहुत ज्यादा घमंड था, लेकिन राजा मार्तंड वर्मा ने बेहद चतुर भौगोलिक रणनीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने डच जहाजों को उथले पानी वाले तटीय क्षेत्रों में फंसा दिया। जहां पानी कम गहरा होता है। जी, वहां डचों के बड़े जहाज और भारी तोपें ठीक से काम ही नहीं कर सकती थी। अरे वाह, क्या रणनीति है! इसके बाद त्रावणकोर की सेना ने छोटी नावों और गुरिल्ला युद्ध नीति का उपयोग करके डचों को बुरी तरह परास्त कर दिया। इस हार ने तो डचों की सैन्य प्रतिष्ठा को गहरा धक्का पहुंचाया होगा। बिल्कुल। इस हार से भारत में डचों की अजेय होने की छवि पूरी तरह टूट गई। ये दर्शाता है कि स्थानीय भूगोल और चतुर रणनीति किसी भी उन्नत तकनीक को मात दे सकती है। सही कहा आपने। डचों के इस कमजोर पड़ने और अपना ध्यान इंडोनेशिया की तरफ मोड़ने से भारत में एक सत्ता का खालीपन या पावर वैक्यूम पैदा हो गया। और इसी पावर वैक्यूम का सीधा फायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। जी, 1759 के बैटल ऑफ चिंसुरा में अंग्रेजों ने डचों को निर्णायक रूप से हरा दिया। और देखते ही देखते 1799 तक वीओसी जैसी महान कंपनी दिवालिया होकर पूरी तरह भंग हो गई।
कितनी अजीब बात है। जो कंपनी पुर्तगालियों को भगाने में इतनी सफल रही, वो खुद इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई। इतिहास का ये घटनाक्रम हमें एक बहुत स्पष्ट संदेश देता है। ये केवल मसालों के व्यापार, कुछ नाविकों की खोज या लड़ाइयों का ब्यौरा नहीं है। तो इसका मुख्य निष्कर्ष क्या है? ये इस बात का अध्ययन है कि कैसे जो शक्ति महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं और चोक पॉइंट्स को नियंत्रित करती है, वही अंततः वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू राजनीति पर राज करती है। पुर्तगालियों ने इससे बल प्रयोग से करने की कोशिश की। हाँ, और डचों ने इसे कॉर्पोरेट वित्तीय नवाचार के जरिए अंजाम दिया। और ये एक ऐसा सबक है जो आज के डिजिटल और ग्लोबल युग में भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। आज के समय में भी देश और विशाल कंपनियां डेटा रूट्स, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और दुर्लभ खनिजों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसी तरह की होड़ में लगे हैं जैसे 15वीं सदी में मसालों के लिए लगे थे। इसी कारण इतिहास का अध्ययन बहुत आवश्यक है। यह हमें दिखाता है कि आर्थिक एकाधिकार स्थापित करने की महत्वाकांक्षा किस तरह अंततः साम्राज्यवादी नियंत्रण में बदल जाती है। तरीके बदल जाते हैं, लेकिन मकसद वही रहता है। जी, तंत्र और तकनीकें बदल सकती हैं, लेकिन नियंत्रण की वो मूल मानवीय और संस्थागत प्रवृत्ति हमेशा वही रहती है। तो आज के इस गहन विश्लेषण से हमने ये समझा कि कैसे कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन और मसालों की महंगाई ने न केवल यूरोप बल्कि पूरे एशिया का भविष्य बदल दिया। एक आपूर्ति श्रृंखला के टूटने से नए समुद्री रास्तों की खोज हुई, जिससे पुर्तगालियों का क्रूर कार्टाज सिस्टम और डचों का क्रांतिकारी शेयर होल्डिंग मॉडल सामने आया। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना बहुत आवश्यक है। जरूर। 17वीं शताब्दी में VOC एक ऐसी निजी कंपनी थी जिसके पास अपनी खुद की सेना थी और वो संप्रभु देशों पर कब्जा कर सकती थी। जरा आज के युग में हमारी विशाल बहुराष्ट्रीय टेक कंपनियों को देखिए। ओह, उनका प्रभाव तो हर जगह है। उनके पास दुनिया की अधिकांश आबादी का अपार डेटा है, कई देशों की GDP से बड़े उनके बजट हैं और वे हमारे जीवन के हर पहलू को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित कर रही हैं। ये एक बहुत ही गंभीर विचार है। क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि कोई आधुनिक कॉरपोरेशन फिर से VOC की तरह संप्रभु और ताकतवर बन जाए, जिसके अपने कानून और अपनी नीतियां हों? क्या इतिहास खुद को एक नए डिजिटल रूप में दोहराने वाला है? इस पर विचार जरूर करें।